जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री मार्कर स्पेशल मेंस के लिए। आज हम देखने वाले हैं पेपर 2 के हेल्थ पोर्शन के लिए थ्री मार्कर। यहाँ पर हम कुल मिलाकर 15 थ्री मार्कर को देखेंगे। साथियों, आप एक बार फिर से तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेकर, क्योंकि थ्री मार्कर आप देख सकते हैं कि कितना रोल निभाते हैं। कुल मिलाकर 420 अंक के थ्री मार्कर पूछे जाते हैं और इनमें 100% मार्किंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। हमें टारगेट लेकर ये चलना ही है कि 320 प्लस अंक हम इसमें अर्जित करें। तो साथियों, आप पेन कॉपी उठा लें और लिखने के लिए आतुर हो जाएं। साथियों, हमें मोटिवेशन देने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको निरंतर यह वीडियो प्राप्त हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे थ्री मार्कर को। यहाँ पर हम कुल मिलाकर इस प्रकार 15 प्रश्न देखेंगे, जिनमें कोविड-19 जेनेरिक दवाएं सहित बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कोविड-19 सार्स-कोव-2 नामक वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। अब देखिए, इस पॉइंट में हमने दो बिंदु तय किए हैं। सबसे पहला कि यह दिसंबर 2019 से चीन में शुरू हुआ है और WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। आप इसी तरह एक पॉइंट में दो बिंदुओं को समेटेंगे तो अधिक अंक मिलने की संभावनाएं हैं। या तो आप एक पॉइंट में दो बिंदु लिखें या फिर अधिक पॉइंट लिखें, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। कोविड-19 के द्वारा श्वसन तंत्र जैसे नाक, कान, गला, फेफड़े आदि प्रभावित होते हैं। इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो बुखार, सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम की यदि हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग, निजी स्वच्छता, मास्क पहनना, एकांतवास यानी कि क्वारंटाइन जैसे उपाय इसकी रोकथाम के लिए किए जा सकते हैं। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि नियमित रूप से हाथ धोना इसके लिए एक अच्छा बचाव हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आप इतने आयामों को तय करेंगे तो निश्चित रूप से 3 में से 3 अंक प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? बिना पेटेंट के बनाई एवं वितरित की जाने वाली दवाओं को जेनेरिक दवाएं कहते हैं। ये सक्रिय घटकों के प्रयोग करके बनाई जाती हैं। सक्रिय घटक अर्थात एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इनके द्वारा यह बनाई जाती हैं। जो पेटेंट होता है वह फॉर्मूले का होता है, सक्रिय घटकों का नहीं होता है। इसीलिए जेनेरिक दवाएं बिना पेटेंट के होती हैं। ये ब्रांडेड दवाओं की तरह ही प्रभावी होती हैं और उन्हीं की तरह ही बिल्कुल अपना प्रभाव एवं कार्य दिखाती हैं। इनके निर्माण में भारत अग्रणी देश है। जेनेरिक दवाओं में आप ये लिख सकते थे। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग क्या होता है? यदि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इनकी परिभाषाएं याद कर लें या किसी अधिनियम के अनुसार इनकी परिभाषाएं याद कर लें तो प्रश्न में दम, बल ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर अंक मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या परिभाषा दी है। WHO के अनुसार ऐसे रोग जो रोग जनित कारकों जैसे विषाणु, जीवाणु, फंगस आदि से उत्पन्न होते हैं तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता रखते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो अभी हाल ही में हम देख ही रहे हैं कोविड-19, जो कि सार्स-कोव-2 नामक वायरस से होता है। हमने अभी पढ़ा था, इसलिए इस उदाहरण को यहीं पर लिख दिया। इसी तरह आप सामग्री को बहुत सी जगह उपयोग करना सीखें। तो यह इस वायरस से होता है कोविड-19, जो कि वर्तमान समय में एक महामारी है। इसी तरह एक और उदाहरण टीबी लिख सकते हैं, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। यह मानव से अन्य जीव में एवं मानव से मानव में भी फैल सकते हैं। इनके फैलने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे जल, वायु, भौतिक संपर्क आदि हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है, जो कि है भारतीय चिकित्सा परिषद। भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सीय कार्यों के लिए भारत की एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी। इसका कार्य चिकित्सीय शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह डॉक्टर्स को मान्यता भी देती है एवं विदेशों में सहायता करती है और विदेशों से सहयोग भी प्रदान करती है। इस तरह आप भारतीय चिकित्सा परिषद को लिख सकते थे। हमारा पांचवा प्रश्न है चलित अस्पताल। चलित अस्पताल क्या होते हैं? सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है यह चलित अस्पताल सेवा। इसमें चलित वाहन में दवा, डॉक्टर के साथ सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह सेवा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006 के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस चलित अस्पताल के द्वारा वाहन आदिवासी क्षेत्रों के गांवों तथा हाट बाजारों में सभी वर्गों का निःशुल्क इलाज करते हैं। यह चलित अस्पताल योजना है। आपने भी देखा होगा, एक बड़ी सी वैन रहती है जिसमें बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं
उपलब्ध रहती हैं, वही चलित अस्पताल कहलाती है। अगला प्रश्न है निरोधात्मक स्वास्थ्य। निरोधात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? तो रोग होने से पूर्व प्राथमिक रोकथाम हेतु किया गया उपचार ही निरोधात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। इसके अंतर्गत टीके एवं स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम आते हैं। इसकी रणनीतियां 3 भागों में बटी होती हैं, जैसे मूल या प्रारंभिक रोकथाम जो कि भ्रूणीय स्तर पर होती है, दूसरी होती है प्राथमिक रोकथाम जो कि पारंपरिक स्वास्थ्य संवर्धन प्रक्रिया, जिसमें कि पौष्टिक भोजन खिलाना, अपनी आदतों को बदलना, व्यायाम आदि करवाना प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है माध्यमिक रोकथाम, जो कि अव्यक्त लक्षण जो होते हैं उनको रोकने के लिए यह रोकथाम की जाती है। और तृतीयक रोकथाम जो होता है वह टीकाकरण के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह निरोधात्मक स्वास्थ्य के स्टेप्स हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखें। आप पेन कॉपी में जरूर लिखते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है पूरक पोषण। पूरक पोषण क्या होता है? बच्चों, गर्भवतियों एवं किशोरी बालिकाओं को प्रदान किया जाने वाला ऐसा अतिरिक्त आहार जो कि उनकी दैनिक पोषण जरूरतों को पूरा करता है, पूरक पोषण कहलाता है। पूरक पोषण आंगनबाड़ी, अस्पताल एवं आशा कार्यकर्ता के द्वारा भी वितरित किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां भी पूरक पोषण के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी के द्वारा बहुत सारी खिचड़ी एवं सत्तू आदि बांटा जाता है, यह भी पूरक पोषण के अंतर्गत आता है। पूरक पोषण बांटने का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना है और पूरक पोषण आहार ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। यह पूरक पोषण आहार था। ICDS क्या है, इसे हम अगले 3 मार्कर वीडियो में देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं सबला योजना क्या है। 2011 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबला योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य किशोरी बच्चियों का सशक्तिकरण करना है। इस योजना के घटकों की यदि हम बात करें तो इसमें पोषण प्रदान करना है, बच्चियों को जागरूक करना है एवं स्वयं की रक्षा हेतु उन्हें प्रशिक्षित भी करना है। यह सबला योजना के अंतर्गत है। इसके लाभान्वित वर्ग की यदि हम बात करें तो इससे 11 से 14 वर्ष की ऐसी बालिकाएं जो कि पढ़ाई छोड़ चुकी हैं वह इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही इसमें वे बालिकाएं भी सम्मिलित हैं जो कि 15 से 18 वर्ष की हैं। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, ये सभी बालिकाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है चिकित्सीय सहायक क्या होते हैं। चिकित्सीय सहायक अस्पताल में मौजूद ऐसे समस्त कर्मचारी वर्ग हैं जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सीय कार्यों में सहायता करते हैं, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफर, डाइटिशियन, लैब टेक्नीशियन, औषधि संयोजक, फार्मासिस्ट आदि चिकित्सीय सहायक होते हैं। अर्थात ऐसा मेडिकल स्टाफ जो कि हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए मदद करता है, वह पूरा चिकित्सीय सहायक में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर निर्मित होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 30,000 एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर इन्हें निर्मित किया जाता है। सामान्यतः एक PHC के अंतर्गत 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं और इसका शीर्ष अधिकारी BMO कहलाता है। इसमें बुनियादी सुविधाओं की यदि बात करें तो टीकाकरण करवाया जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, साथ ही बहुत सारे जो रोग उन्मूलन कार्यक्रम हैं उनको संचालित किया जाता है। साथ ही में संस्थागत प्रसव भी इसमें कराए जाते हैं। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं होती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मूल स्तंभ हैं। अर्थात इनमें निवारक कार्यवाहियां की जाती हैं, इनमें प्रोत्साहन भी दिया जाता है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, उपचार और पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में भी यह कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है जननी स्वास्थ्य योजना। जननी स्वास्थ्य योजना को NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसे 2005 से शुरू किया गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रेरित करना है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराना है। जननी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक वैन आती है जो कि गर्भवती महिला को उसके गांव से संस्था तक ले जाती है और उसके प्रसव कराने के पश्चात उसे घर तक छोड़ जाती है। साथ ही में प्रेरणा स्वरूप उस महिला को कुछ पैसे भी प्रदान किए जाते हैं जो कि उसकी पोषण जरूरतों के लिए भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है संस्थागत प्रसव क्या होता है। संस्थागत प्रसव अर्थात गर्भवती महिलाओं का किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय संस्थान में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा कराए जाने वाला प्रसव संस्थागत प्रसव कहलाता है। इस संस्थागत प्रसव को प्रेरित करने वाले सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उन कार्यक्रमों को हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे।
देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जननी सुरक्षा योजना, किलकारी अभियान, मातृत्व सुरक्षा योजना आदि संस्थागत प्रसव को प्रेरित करते हैं। संस्थागत प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। अब ये हमने संस्थागत प्रसव के बारे में लिख दिया। अब यदि आपको कुछ डाटा याद रह जाए तो आप उसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार केरल 100% संस्थागत प्रसव वाला राज्य है। इस तरह आप किसी डाटा का उपयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि बाल स्वास्थ्य है, देख लेते हैं। बाल स्वास्थ्य से क्या आशय है? गर्भधारण से तथा 5 वर्ष तक बच्चे की देखभाल करना बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अर्थात गर्भधारण से जन्म तथा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे की जो स्वास्थ्य देखभाल होती है वह बाल स्वास्थ्य कहलाता है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे ICDS, शिशु सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष आदि। मिशन इंद्रधनुष उनके टीकाकरण के लिए है। यह बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत पोषण, प्रतिरक्षण एवं चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत उनको पोषण दिया जाएगा, बालकों को उनका टीकाकरण करवाया जाएगा और उनको हेल्थ सर्विसेज जो भी होंगी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस तरह बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत आप इन सबको लिख सकते थे। अब देख लेते हैं ICDS, बहुत बार आ रहा है हमारे सामने, तो देख लेते हैं ICDS क्या है। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना। इसे 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था, गांधी जी की जयंती पर। ICDS का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारना है। इसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे टीकाकरण करवाया जाएगा, पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाएगा, सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस तरह इसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब देख लेते हैं हमारा अंतिम प्रश्न जो कि है मिशन इंद्रधनुष क्या था। मिशन इंद्रधनुष जानलेवा 7 बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम था, जो कि 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसमें शामिल रोग कौन कौन से हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा? उनमें है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस, टीबी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, काली खांसी इसमें शामिल हैं। बाद में इसमें और भी शामिल कर दिए गए थे, यह जब शुरुआत थी तब की बात है। इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं? तो इसके अंतर्गत टीकाकरण करवाया जाता है, जागरूकता अभियान भी इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो इसके अंतर्गत किए जाते हैं, जैसे कि डोर टू डोर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना आदि इसकी सेवाओं में आता है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2020 के अंत तक संपूर्ण टीकाकरण को संपन्न करना था। इस तरह यदि आप 3 मार्कर प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावनाएं आपको बनी रहेंगी। आपसे हमेशा हमारा यह निवेदन रहता है कि आप 3 मार्कर को नोट डाउन जरूर करते जाएं, क्योंकि जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो आपके पास बहुत सारे 3 मार्कर का संकलन हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इन वीडियो को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, इसीलिए हमको मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।